नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस जो होता है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। लगभग जो है दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में रहेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसमें जो आपका क्वेश्चन का जो चारों जो ऑप्शन होता है मैं आपको इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए हम आपको वीडियो को आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको दोस्तों इसमें लगभग 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, इसको ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि इसमें जो है ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है भारत सरकार और भारत के सभी प्रादेशिक सरकार जो है जितने भी हैं वो सभी तरह के लेखा जोखा का जो है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक काम करते हैं। ठीक है, इसका सैलरी के दोस्तों बात करेंगे तो सैलरी भी कभी कभी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसका सैलरी जो है 2,50,000 रुपया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए कहीं। गिरीश चंद्र मुर्मू है जो 8 अगस्त 2020 से जो है इस पोस्ट पर हैं, तो इसको याद रखिएगा। 8 अगस्त 2020 से जो है इस पोस्ट पर हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ऑप्शन है जीवी मावलकर, सुकुमार सेन, सुंदरम या स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लगभग जो है दोस्तों ये 21 मार्च, याद रखिएगा 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर, ठीक है 19 दिसंबर 1958 तक जो है दोस्तों ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। ठीक है, और ये जो है इनका पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। दोस्तों बात करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यह जो आयोग जो है एक स्वायत्त है। ठीक है, स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था। ये क्वेश्चन भी बार बार एसएससी में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कैसी संस्था है, तो इसको याद रखिए एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ऑप्शन है आपके सामने 65, 62 और जो है दोस्तों इधर ऑप्शन है आपका 68 और 70। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों बात करेंगे इसमें जो है आपका बाल गंगाधर तिलक एक गर्म दल के नेता थे। ठीक है, अरविंद घोष भी जो है गर्म दल के कांग्रेस के नेता थे और लाला लाजपत राय भी जो है गर्म दल के नेता। लाला लाजपत राय के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो इनको जो है पंजाब जो है केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों है क्वेश्चन कि सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु या सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ या सूफियों के आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूफियों का गुरु। पीर का मतलब क्या होता है, सूफियों का गुरु।
अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सूफी का मतलब क्या होता है। जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सूफी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जान लीजिए। सूफी का अर्थ होता है बुद्ध, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सूफी संत जो है, याद रखिएगा कि सूफी जो होते हैं, संत जो होते हैं, उन्हीं कंबल और लोई ओढ़ते हैं। यही कारण है कि उन लोगों का जो है सूफी कहा जाता है, ठीक है। पीर वालों की क्या कहा जाता है, सूफी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है 1699, 1707, ऑप्शन आर भी है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1699, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 ईस्वी में, याद रखिएगा, कि गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, आनंदपुर में इसको, ठीक है, याद रखिएगा। आनंदपुर साहिब में जो है इसको स्थापना किया गया था 1699 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा दोस्तों। बता दें दोस्तों कि गुरु जो है गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे। अब दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात आती है खालसा के बारे में, जान लीजिए। खालसा की स्थापना जो है सिखों द्वारा किया गया था। और इसका जो है स्थापना जो है मतलब मुख्य जो दोस्त था, ये बैसाख त्यौहार मनाया जाता है इसमें, ठीक है। खालसा में जो है बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए। बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, और बैसाख के दिनों में किया जाता है, ठीक है, जब फसल जो है कटने लगती है उस समय, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा बुद्ध। जिसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे पंचशील समझौता किए थे। और ये दोस्तों चीन को ध्यान में रखते हुए जो है चीन और भारत के बीच जो है ये समझौता हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चीन और भारत के बीच जो है 1954 ईस्वी में इसका जो है पंचशील समझौता किया गया था, ठीक है। और इसको हम बात करेंगे दोस्तों, इसी पंचशील समझौते के बाद जो है नारा भारत ने लगाया था कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। और जिसने जो है दोस्तों, हमने जो है भारत ने जो है चीन पर भरोसा भी किया, लेकिन अत्यधिक भरोसा करना जो है वो गलत साबित निकला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दोस्तों जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ उसको आप नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन या वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों आपका शरीर में जो है ज़्यादा अगर आप भोजन कीजिए तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, आपको स्टोर हो जाता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। ग्लूकोज फिर जो है दोस्तों आपको वही अचल संपत्ति कहलाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों आलू और चावल खाने से जो है कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा मिलता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है दोस्तों आपका गेहूं, दाल, बादाम, इस सब में जो है प्रोटीन आपको प्राप्त होता है। वसा की बात करें तो वसा जो है मक्खन, घी, तेल, वनस्पति तेल में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूमि का जल मूल रोमों से किस दबाव से पहुंचाता है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों वायुमंडलीय दबाव, कोशिका दबाव या प्रसरण दबाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसरण दबाव। दोस्तों प्रसरण दबाव को जो है इंग्लिश में ऑस्मोसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। आप लोग ने जो है दोस्तों पढ़े होंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जल का जो है जो वाटर होता है वो भूमि से पौधे की जड़ों में, ध्यान दीजिएगा, पौधे की जो जड़ें होती है, ठीक है, पौधे की जो जड़ें होती है वो उसको क्या करता है, पौधे की जड़ों से जो है ऊपर पौधे के तनों में क्या करता है, खींच कर जो है पौधे के तनों में जो है पानी को क्या करता है, पहुंचाता है। इस विधि को जो है दोस्तों परासरण विधि कहते हैं। और जो है इसमें जो है प्रेशर के कारण क्या होता है, पानी जो है ऊपर की ओर जड़ से पत्ते की ओर जाता है। अगला दोस्तों इसमें जो है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर
उसके हवा की वजन से जो दबाव पड़ता है, बल पड़ता है, उसको वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। तो ये सब पॉइंट जो है दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी का प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर, एपीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपी कल्चर, ठीक है। एपी कल्चर में जो है दोस्तों मधुमक्खियों को प्रजनन और प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। अगला है इसमें आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में जो है दोस्तों याद रखिएगा रेशम का जो है पालन किया जाता है, रेशम कीट का जो है पालन किया जाता है और प्रबंधन किया जाता है, अध्ययन भी किया जाता है। अगला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है कि इसमें जो है आपका जो पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया होती है, पेड़ लगाने का, ठीक है, पेड़ लगाने का उसको विकास करना, संरचना, स्वास्थ्य, गुणवत्ता, क्वालिटी उसको में जो है देना, आपको नियंत्रण करना यानी देखभाल करना पेड़ पौधों को, बागान को, उसमें जो है उसको क्या कहते हैं सिल्वीकल्चर कहते हैं, ठीक है। पिसी कल्चर क्या होता है, पिसी कल्चर जो होता है इसमें जो मछली पालन किया जाता है, याद रखिएगा मछली पालन जो है किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको चारों क्वेश्चन, आपको ऑप्शन जो है मैंने आपको डिस्कशन कर दिया कि सेरिकल्चर जो होगा, ठीक है, रेशम कीट के लिए होगा, सिल्वीकल्चर जो है बागान को पेड़ पौधे के रख रखाव के लिए होगा, पीसी कल्चर जो होगा आपका मछली पालन के लिए होगा, और एपी कल्चर जो मधुमक्खियों के प्रजनन के लिए होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन है विटामिन बी, सी, के, ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। विटामिन के क्या करता है दोस्तों को रक्त का स्कंदन करने में जो है बहुत ही अच्छे प्रदान करता है, ठीक है, ये रक्त का स्कंदन करने में मदद करता है। दोस्तों विटामिन बी है, विटामिन क्या होता है इसमें दोस्तों मैं आपको दो तरह का बताऊंगा, विटामिन बी 1 और विटामिन बी 2। विटामिन बी 1 का जो केमिकल नाम होता है दोस्तों थायमिन नाम है, रासायनिक नाम, और इससे बीमारियां जो होती है बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी 2 जो होता है इसका केमिकल नाम जो है राइबोफ्लोविन है, इसको याद रखिएगा। और जो इस बीमारियां जो होती है किलोसिस नाम का बीमारी होती है, ठीक है, इसको याद रखिए क्या होता है किलोसिस नाम का बीमारी होती है। विटामिन सी की बात करेंगे तो इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है अस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, क्या नाम होता है अस्कॉर्बिक एसिड नाम है, ठीक है। और इससे जो है अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है, क्या होता है विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल, ठीक है, इसको याद रखिए टेकोफेरोल, ठीक है, इसको याद रखिए टेकोफेरोल जो होता है इसका केमिकल नाम होता है। और इससे क्या होता है बीमारी कि मतलब कि जनन क्षमता में क्या आती है कमी होती है, ठीक है, पेशियां क्या होता है कमजोर होने लगता है, और जन अंग भी होता है यानी कि कमी होने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको चारों ऑप्शन जो है डिस्कशन कर दिया। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को औसत जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड पाए जाते हैं उनकी उम्र जो है कितने होती है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों 100 से 200 दिन तक, 100 से 120 दिन तक जो है इसका उम्र होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में पशुओं को प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है, ठीक है, शीत ऋतु में प्रसुप्ति का पशुओं का प्रसुप्ति काल जो होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है एस्टिवेशन, रेजिनेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों हाइबरनेशन कहा जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उर्वरकों को निर्माण में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम को जो है दोस्तों के नाम दिया गया है, ठीक है, सिंबल, फ्लोरीन का एफ, सीसा का पीबी, और एल्युमिनियम का ए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम को जो है उर्वरकों को निर्माण में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ऑप्शन नंबर है आइसोप्रीन, एस्टाइरिन है, ठीक है, और आगे है एथिलीन और ब्यूटाडाइन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है,
आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या हो जाता है, प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक रबर कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पेड़ और लता के रस से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका पेड़ जो है दोस्तों, प्राकृतिक रबर का पेड़ जो होता है अमेरिका में जो है अमेजन नदी में पाया जाता है। इसको याद रखिए, अमेरिका में कहाँ, दक्षिणी अमेरिका में है ये। ठीक है, अमेरिका में जो है अमेजन नदी में पाया जाता है। भारत की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत की बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में जो है श्रवणकोर, श्रवणकोर जगह का नाम बता रहे हैं दोस्तों, जो केरल में प्रेजेंट है। श्रवणकोर, कोचीन, मैसूर, मालाबार या कुर्ग या सलीम, ये सब जगह जो है दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में वहाँ जो है रबर का खेती किया जाता है। ठीक है, मैं आपको फिर से नाम बता दे रहा हूँ, श्रवणकोर, कोचीन, मैसूर, मालाबार, कुर्ग और सलीम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावे दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, जिसका ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, नियॉन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावे जो है हीलियम तत्व पाया जाता है। हीलियम जो है दोस्तों, इसको सिंबल जो होता है He, आर्गन को Ar, ठीक है, नियॉन को Ne और ऑक्सीजन को O कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि हीलियम, आर्गन और नियॉन को जो है क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। इसका वैलेंसी जो होता है दोस्तों 8 होता है, हीलियम को छोड़कर आर्गन और नियॉन का जो है वैलेंसी जो है 8 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। ऑप्शन है मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, प्रोपेन जो है एलपीजी का प्रमुख घटक है। अब दोस्तों हम आपको एक एक ऑप्शन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेथेन की बात कर लेते हैं, तो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, इसको याद रखिए, मेथेन जो है एल्केन ग्रुप का है। इसको याद रखिएगा, मेथेन क्या है, एल्केन ग्रुप का है और ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। अब दोस्तों हम बताते हैं कहाँ कहाँ मेथेन गैस पाया जाएगा। तो कोयला के खदानों में जो है, याद रखिएगा, कोयला के खदानों में जो है मेथेन गैस पाया जाता है। जो हाँ विस्फोट होता है दोस्तों, इसमें बहुत मात्रा में जो है कोयला के खदानों में जो विस्फोट होता है, बहुत मात्रा में जो है मेथेन गैस निकलता है और ये रंगहीन होता है। धान के खेतों से जो गैस निकलती है वो मेथेन गैस ही निकलता है। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, मैंने आपको बात बताया कि धान के खेतों से जो गैस जो निकलती है वो आपका मेथेन गैस ही निकलता है। ठीक है, और इसको कभी कभी दोस्तों जो है एलपीजी के बाद मेथेन गैस की बात करेंगे, तो मेथेन गैस का जो है आजकल जो है दोस्तों उसको जो है आपको बसों, ऑटो मोबाइल में जो है यानी कि रिक्शा में जो है इसको चलाने में यूज किया जा रहा है मेथेन गैस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि IUCN द्वारा निम्नलिखित में से संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन है 7 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग और 4 वर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्गों में, यानी जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो है संकटग्रस्त है, कोई विलुप्त प्रजाति होते जा रहे हैं, तो उनको जो बांटा जो गया है संकटग्रस्त के लिए, वो 7 वर्गों में क्या किया गया, बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मिनी माता रोग, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। ठीक है, मिनी माता रोग किसके कारण, ऑप्शन है पारा, जस्ता, कैडमियम, सीसा। तो मिनी माता रोग जो होता है पारा के कारण होता है। ठीक है, मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। कैडमियम की बात करेंगे दोस्तों, तो कैडमियम से जो है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिजीज ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है कैडमियम के कारण। सीसा के कारण जो रोग होता है, ब्लड में क्या आ जाता है, विषाक्त हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है सीसा के कारण। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको इसमें सारा कुछ जो है आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है।
ऑप्शन है समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। अब दोस्तों मैं आपसे इसमें जो है एक एक करके हम आपको बताएंगे। दोस्तों वायुमंडल जो होती है पृथ्वी पर, इसको ध्यान दीजिएगा, यानी कि सबसे जो निचला जो परत होता है, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिए। तो वायुमंडल में सबसे पहले जो आपका क्षोभ मंडल आता है, ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, जो है इसका जो ऊंचाई जो होगा 8 से लेकर आपको 10 किलोमीटर तक इसका रेंज है, ठीक है। ध्रुव पर, पोल पर, इसको याद रखिएगा, ध्रुव पर 8 से 10 किलोमीटर इसका रेंज है। लेकिन विषुवत रेखा पर जो है दोस्तों इसका जो है 18 से 20 किलोमीटर तक इसका क्या रेंज है, ठीक है। और जो है जितना सारा जो घटनाएं होते हैं मौसम संबंधी, वर्षा होना, धूप होना, ठीक है, ये सब जो है क्षोभ मंडल में ही, बादल जो उड़ते रहते हैं क्षोभ मंडल में ही क्या रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है। समताप मंडल की बात करेंगे दोस्तों, समताप मंडल में जो है याद रखिएगा अगला जो आएगा क्षोभ मंडल के बाद जो होगा वो आपका समताप मंडल होगा। समताप मंडल जो है 38 से लेकर 50 किलोमीटर जो है दोस्तों समताप मंडल रहते हैं, ठीक है। और इसमें इसी में जो है दोस्तों ओजोन परत जो है पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। समताप मंडल में इसमें जो है टेम्परेचर भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। टेम्परेचर है हमेशा यहाँ का रहता है, सेम रहता है। उसके बाद जो है दोस्तों मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल याद रखिएगा, मध्य मंडल जो आता है वो आपको 80 किलोमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ताप मंडल आता है, ठीक है, ताप मंडल आता है, जिसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। ताप मंडल को क्या कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। ताप मंडल जो है इसमें जो है 80 से लेकर आपको जो है 500 किलोमीटर तक आपको जो है आयन मंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। आयन मंडल में 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक जो है आयन मंडल देखने को मिलता है। अगला जो इसमें मंडल होगा आपका बाह्य मंडल, और सबसे लास्ट होगा जो है 500 किलोमीटर से जो है लेकर, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक जो है पाया जाता है बहिर्मंडल, ठीक है। और इसमें जो है याद रखिएगा बहिर्मंडल में जो है हीलियम और हाइड्रोजन का जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एलिमेंट ये पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। ऑप्शन है टोक्यो, हांगकांग, नागासाकी, एक और ऑप्शन होगा हिरोशिमा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, हिरोशिमा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। हिरोशिमा में जो है सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था, वो भी दोस्तों आपका 6 अगस्त, याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 में जो है इसका गिराया गया था। उस बम, परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, इसको याद रखिए क्या नाम था, लिटिल बॉय इसका नाम था। अगला जो परमाणु बम गिराया गया था आपका नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम सेकेंड गिराया गया था। उसका जो नाम था वो फैट मैन नाम था, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो 9 अगस्त को जो गिराया गया था नागासाकी में, उस परमाणु बम का नाम क्या था, फैट मैन नाम था। अगला प्रश्न है युआन किस देश की मुद्रा है, ठीक है, युआन जो है किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है जापान, इटली, यूगोस्लाविया, चीन। तो दोस्तों युआन जो है चीन का मुद्रा का नाम है। जैसे भारत में रुपया नाम है, उसी प्रकार चीन में जो है युआन कहा जाता है, ठीक है। ये जापान की बात करेंगे दोस्तों तो जापान का जो है मुद्रा का नाम येन है, ठीक है। इटली की बात करेंगे दोस्तों तो इटली जो है, इटली में जो है यूरो कहा जाता है, मुद्रा का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो प्रक्षेपास्त्र क्या है, पृथ्वी है, अस्त्र है, आकाश है, अग्नि है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, वायु से वायु में मार करने वाला जो होता है वो अस्त्र कहलाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो संतोष ट्रॉफी जो है दोस्तों इसको याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, या इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से शुरू हुआ था। तो कथकली जो है
ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल में जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है शुरू हुआ था। इसमें जो है कई कथाओं को, ध्यान दीजिएगा, कई कथाओं को जो है नाट्यकरण किया गया, नाटकीकरण किया गया। बहुत सारे कथाएं जो होते हैं उसको नाटकीकरण किया गया है इसी नृत्य में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक कथकली जो है नृत्य है, इसको बात ध्यान दीजिएगा आप। आगे बात करेंगे इसमें दोस्तों, ऑप्शन जो है राजस्थान का। तो राजस्थान में जो नृत्य होता है घूमर होता है, ठीक है, घूमर होता है। और ये घूमर जो है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में जो है एक जनजाति है भील जनजाति के द्वारा जो है घूमर किया जाता है। बिहार की बात करेंगे दोस्तों, तो बिहार में जो है, ठीक है, बिहार में जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो झुमरी नृत्य है, ठीक है। क्या नाम है उसका? झुमरी नृत्य। पूछेगा आपसे दोस्तों क्वेश्चन कि झुमरी नृत्य कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में पाया जाता है। अगला है इसमें तमिलनाडु। तमिलनाडु में बता दें दोस्तों, तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम जो है पाया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है रासलीला, रामलीला, कथक जो है दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नौटंकी है, कजरी है, दादरा है और चरकुला है, इसको आप ही याद रखिएगा। तो दोस्तों जो है मैंने आपको जो है लगभग जो है आपके 29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है मैंने आपको इस वीडियो में जो है क्वेश्चन डिस्कशन किए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही।